ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, देश के कानूनी ढांचे में समयानुसार परिवर्तनों को समाहित करते नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के उपकुलपति प्रोफेसर एस सूर्यप्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। देश में 3 नई अपराध संहिताएं इस साल 1 जुलाई से लागू होने वाली हैं। इसके प्रावधानों और अपेक्षित सुधारों पर चर्चा के लिए आज हम बातचीत करेंगे नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एस सूर्यप्रकाश से। डॉक्टर सूर्यप्रकाश, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। 3 नई संहिताएं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों नए कानूनों की जरूरत क्यों महसूस की गई? पहले भारतीय न्याय संहिता लीजिए, ये तो बहुत पुराना हो गया। ये तो फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में गठित किया गया। वो 20 साल काम करने के बाद वो 1860 में इंडियन पेनल कोड लाया गया। उसका चेयरमैन था लॉर्ड मैकाले। तो 1860 से लेकर 150 साल तक यही कानून चल रहा है, इंडियन पेनल कोड। तो आज की स्थिति में 21वीं शताब्दी में वो जो 150 साल पहले जो कानून बनाया गया, उस टाइम पे उन लोगों को पता नहीं है समाज, टेक्नोलॉजी और पूरे क्राइम कहाँ तक पहुंच जाएगी। और नए नए क्राइम हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, साइंस बढ़ गई। इसलिए ये पूरा पुराने का जो भी अधिनियम है इंडियन पेनल कोड को, इसको तो पूरा के पूरा रिव्यू करना चाहिए। अच्छा है कि बेटर लेट देन नेवर। आजादी के 75 इयर्स, अभी तो हमने आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया। अब तो बहुत सारे नए ऑफेंसेस आ गए हैं समाज में। वो नए ऑफेंसेस को टैकल करने के लिए हमारे पास सही कानून और कानून में प्रावधान नहीं। तो हम एक चीज पे दृष्टि रखना है, एवरी लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टाइम। कोई भी अधिनियम है, जब समाज में उसकी जरूरत पड़ेगी तभी वो कानून बनाया जाएगा। अभी देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, टेररिस्ट है, ऐसा बहुत सारे नए नए ऑफेंसेस आज के समाज में हो रहा है। इसलिए कि पूरा तो नया कानून नहीं है, नए ऑफेंसेस को भी जोड़ के अब नया कानून बनाया गया। दिस इज नीड ऑफ द टाइम। ये तीनों कानून जो है, वेदर इट इज भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दैट इज द क्रिमिनल प्रोसीजर। जब हम क्रिमिनल लॉ के बारे में बात करेंगे, क्रिमिनल लॉ 2 तरह का होता है, एक तो सब्सटेंशियल लॉ, दूसरा प्रोसीजरल लॉ। ये जो आईपीसी है, भारतीय न्याय संहिता, ये सब्सटेंशियल लॉ होता है, क्योंकि क्राइम क्या होता है, रेप क्या है, किडनैपिंग क्या है, मर्डर क्या है, ये पूरे ऑफेंसेस के बारे में बताते हैं और उसका पनिशमेंट क्या है अगर वो ऑफेंस किया तो उसका परिणाम क्या होता है, ये भारतीय न्याय संहिता बोले। फिर बाद में जो दूसरा प्रोसीजरल लॉस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पहले इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते थे। इट वाज प्रिपेयर्ड इन 1973। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तो ब्रिटिश जमाने का है। तो जब हम सब्सटेंशियल लॉ को चेंज करेंगे, बदलाव लाएंगे, तो प्रोसीजरल लॉ में भी उसी के तरह हमको बदलाव लाना चाहिए। इसलिए ये तीनों अधिनियम जो है, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट, ये तीनों को अपडेट किया गया और हमारा भारतीय नाम दिया गया। एंड दिस इज ए वेरी गुड स्टेप। अगर हम देखें तो पहले के कानूनों से इसमें जो मुख्य क्या फर्क है, क्या बदलाव आया है, क्या अंतर है, क्या नए प्रावधान हैं, कैसे इनको बेहतर बनाया गया है, कुछ आप रेखांकित करना चाहेंगे कुछ बिंदुओं को? अगर हम पहले भारतीय न्याय संहिता को देखेंगे, इसमें कुल मिलाकर 511 सेक्शंस अनुच्छेद हैं। अभी उसको कम कर दिया गया 358 सेक्शंस। और उसमें खास बात यह है कि 20 नए क्राइम्स को लाया गया। और इम्प्रिजनमेंट को, पहले लाइफ इम्प्रिजनमेंट को ऐसा माना जाता है कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको जेल में ही रखना पड़ेगा। लेकिन तरह तरह के स्टेट्स में तरह तरह के जेल मैनुअल के हिसाब से कभी उसको 20 साल किया, कभी उसको 14 साल के बाद अगर उसका कॉन्डक्ट अच्छा है तो उसको रिहा कर रहे हैं। अभी उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का निर्वचन दिया गया, इट इज 33 इयर्स। अभी क्या क्या नए क्राइम्स लाया गया, एक नया चैप्टर को जोड़ दिया गया, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन टू डील विथ सेक्सुअल क्राइम्स। ये बच्चों के साथ और वुमेन के साथ जो भी शोषण करते हैं, तरह तरह का शोषण होता है और गैंग रेप भी होता है, और इन सब को इकट्ठा करके
क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन का एक नया पहले था, लेकिन उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट कर दिया गया। और टेररिज्म, पहले टेररिज्म के बारे में कुछ नहीं था हमारे इंडियन पेनल कोड में। अब भारतीय न्याय संहिता में सबको पता है कि हमारे देश में बिकॉज हमारा फ्री सोसाइटी है, हमारा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, कोई भी कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसको ये कमजोर नहीं है, लेकिन हमारा डेमोक्रेसी का तत्व यही है। लेकिन जो भी हमारे नेबर में है, नेबर तो पता सबको पता है पाकिस्तान कितना टेररिस्ट एक्टिविटीज, चाहे वो मुंबई में टेररिस्ट एक्ट हो या पुलवामा में या जम्मू कश्मीर में, निरंतर 10 साल के पहले तो हर हफ्ते हर महीने कुछ न कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी होता रहता है। लेकिन हमारे देश में इंडियन पेनल कोड में टेररिस्ट एक्ट्स को उसको कानूनी के अंदर लाने के लिए, सजा देने के लिए आईपीसी में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में 113 सेक्शन में एक अच्छा अनुच्छेद को जोड़ दिया गया। Whoever with intent to endanger, likely to endanger unity, integrity, sovereignty, etc., etc. कोई भी किसी तरह का देश को नष्ट करेगा उसको टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा और उसके लिए पनिशमेंट सब कुछ दिया गया। और दूसरी बात यह है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बहुत सारे क्राइम्स ऐसा होता है कि जब कोई इमोशन में कोई बदला लेने के लिए कुछ क्राइम करते रहते हैं, लेकिन आजकल क्राइम सिंडिकेट हो रहा है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है। कुछ लोग मिलके देश में कुछ कोने कोने पे या कहीं भी कुछ सिंडिकेट्स ये जो काम क्राइम करना चाहते हैं, जो है वो छोटा क्राइम हो या बड़ा क्राइम हो, तो उनको हैंडल करने के लिए भी 111 एक नया सेक्शन लाया गया। जो भी इलीगल एक्टिविटी सिंडिकेट्स ने करते हैं वो सब कानूनी के अंदर लाया गया और उनको फाइन्स के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जाएगा। ऐसे ही इकोनॉमिक ऑफेंसेस, जो भी करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, स्टैम्प्स, ये सब एम्बिजलमेंट, ये सब करेंगे इसके लिए भी। और एक नया प्रावधान बनाया गया कि ए न्यू प्रोविजन ऑन मॉब लिंचिंग। अभी और एक आज की स्थिति में देश में एक दो जगह पे जो भी कारण हो, एक आदमी को 10, 5, 10, 20 जितने भी भीड़ है सब मार मार के उसको पिटाई कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, इसको मॉब लिंचिंग कहता है। और इसके लिए भी ए न्यू प्रोविजन लाया गया। सबसे महत्व ये तीनों अधिनियम का लक्ष्य यह है कि पहले जो भी हमारे क्रिमिनल लॉस हैं वो एक्यूज्ड को कैसे प्रोटेक्ट करना है, एक्यूज्ड का राइट्स क्या है, और एक्यूज्ड के तरफ ज्यादा देखते हैं समाज और कोर्ट भी। अब विक्टिम सेंट्रिक जो सर्वाइवर हैं, जो पीड़ित हैं, क्रिमिनल लॉ जो है उसको बचाने के लिए, उसका हक का राइट्स को संरक्षण करने के लिए ये नए दिशा लिया है। पहले जो क्रिमिनल लॉस हैं दे यूज टू रिवॉल्व अराउंड द एक्यूज्ड, हाउ टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड एंड सब इसके साथ, और क्या कार्रवाई करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ। ऑल्सो रेस्ट्रिक्टिंग पुलिस को और बाकी लोगों को कैसे कंट्रोल करना है वैसा है। लेकिन आज की स्थिति में पूरा फिलॉसफी को चेंज कर दिया। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एक बार केस कोर्ट में जाने के बाद क्रिमिनल मैटर वो तो पूरा कोर्ट ही डिसाइड करेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। कहीं विक्टिम का राय लेने का और विक्टिम का उसमें कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या चल रहा है वो पता भी नहीं चलता है। इसलिए पहली बार राइट टू पार्टिसिपेशन भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें राइट टू पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी फॉर द विक्टिम टू एक्सप्रेस, विक्टिम को अपना राय, अपना पक्ष रखने के लिए विक्टिम के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन, और विक्टिम को जो भी पीड़ित है उसको पूरा इन्फॉर्मेशन कोर्ट के द्वारा दिया जाना पड़ेगा। और राइट टू कॉम्पनसेशन फॉर लॉस, जितना भी अगर कुछ लॉस है तो अगर कुछ नष्ट हो गया या फाइनेंशियल या और किसी तरह का, उसको मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करके उसको कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। ये है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लक्ष्य जो है, पहले का लक्ष्य जो है, जब कोई एक्यूज्ड मिलेगा, एक्यूज्ड के साथ क्या कार्रवाई करना है, कैसे करना है, और उसका कोई राइट्स है तो उसका भी ह्यूमन राइट्स होता है, उसको भी मिनिमम वेजेस कैसे देना है, पूरा हमारा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है रिवॉल्व्स अराउंड द एक्यूज्ड क्रिमिनल के साथ। लेकिन अब विक्टिम के साथ ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव लाया गया। और दूसरी बात है कि इसमें एफआईआर भी, जीरो एफआईआर, आप कहीं भी कहीं से भी
FIR कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड पे। ये नहीं है कि आपको जहां क्राइम हुआ था उसी थाने पे जाना है, वहीं TI को FIR देना है, सूचित देना है, ये जरूरी नहीं। आप कहीं से भी दे सकते हैं और वो भी इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के द्वारा भी दे सकते हैं। रेड टेप कम करने में मदद मिलेगी। जी जी। जैसा आपने अभी बताया, जो प्रावधान है, जो सुधार लाए गए हैं, जो बहुत बड़े सुधार हैं कि अब विक्टिम सेंट्रिक होगा, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब कन्विक्शन रेट बेहतर होगा? कुछ जरूर होना तो चाहिए। अभी 2022 और 23 का होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट ऐसा है कि 2019 में 32,25,000 IPC का क्राइम्स हुआ, 2020 में 42,054,000 का 42,54,000 क्राइम्स हो गया और 2021 में 36,63,000। ऐसा स्पेशल एंड लोकल लॉस में भी 19 लाख, 23 लाख, 24 लाख बहुत सारे क्राइम्स हो रहा है। ऑफ कोर्स हमारा देश का आबादी भी 140 करोड़ है। डेफिनेटली मैं ये सोचता हूं कि जब ये पूरा तीनों एक्ट 1 जुलाई से लागू होने वाला है, अगर इसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करेगा, डेफिनेटली नंबर ऑफ ऑफेंसेस जो है कम हो जाएगा, कोर्ट के ऊपर भी कम हो जाएगा। लेकिन एक विषय को याद रखना चाहिए कि जो भी प्रोविजंस इसमें लाया गया CRPC में पर्टिकुलरली, क्योंकि उसमें जजमेंट देने का भी टाइम लिमिट है और 3 साल में जजमेंट, क्रिमिनल जो भी ट्रायल कोर्ट है 3 साल में देना पड़ेगा और आर्गुमेंट्स कंप्लीट करने के बाद 45 डेज में जब जजमेंट रिजर्व करेगा, रिजर्व करने के बाद 45 डेज में जजमेंट देना पड़ेगा। दैट मीन्स ये सब जो है टाइम बाउंड कर दिया। और इन्वेस्टिगेशन, सर्च ऑपरेशंस, ये सब जब करना चाहते हैं तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी साथ में ले जाना पड़ेगा जहां क्राइम हुआ। इसका मतलब है कि हर स्टेशन में, हर जगह पे एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौजूद होना चाहिए। किसी को पता नहीं कब कहाँ क्राइम होता है। जैसा पुलिस वाले जाएगा, जैसा कहीं फायर एक्सीडेंट हो गया तो फायर स्टेशन वाले भागते जाएंगे, वैसा ही कहीं सूचना मिल जाएगी यहाँ कुछ क्राइम हो गया, देन इमीडिएटली फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी जाना पड़ेगा और वो जो भी वीडियो कैमरा से सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट को नियुक्त करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और जितना भी इक्विपमेंट चाहिए ये सब इक्विपमेंट खरीद के हर थाने पे पहुंचना चाहिए। और ये पूरा इक्विपमेंट को कैसे इस्तेमाल करना है एक टेक्नीशियन को भी होना चाहिए। तो जब इसके बारे में फिर ये भी चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी को कैसे, इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस भी बनाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जब ये सब कुछ हो जाएगा, रूल्स बनेगा, जब ये रिसोर्सेस के साथ नए अपॉइंटमेंट्स भी होना चाहिए, टेक्नीशियंस का भी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का, तब जो जिस दिशा में जाना है और जो भी इसका गोल है कम करने का क्राइम रेट, और जल्दी से जल्दी जजमेंट्स भी कोर्ट से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ये जो सारे प्रावधान हैं और जो बदलाव अभी आएंगे, इनसे क्या जो कानून लागू करवाने वाली एजेंसीज हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको काफी सहूलियत होगी अपना काम करने में, या कैसे उन पर प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले इन सबको सेंसिटाइज करना चाहिए, क्योंकि ये सब तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। अब नए कानून आ गया, अब थोड़ा समझिए क्या करना है, कैसा करना है। ये तो बहुत सहूलियत रहेगा, प्रोवाइडेड मैंने यही बताया कि CRPC में अभी जो नए आ गया उसमें हम सब कुछ देना पड़ेगा। जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, उनको मैन पावर चाहिए, उनको टेक्निकल भी चाहिए। एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम एक नए स्टेज पे ले जा सकते हैं। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में आजकल चल रहा है, वैसे ही हमारे पास भी सबसे बढ़िया ये है कि आम आदमी को हमारे कोर्ट सिस्टम में, हमारा लीगल सिस्टम में, हमारा पुलिस सिस्टम में उनका विश्वास बढ़ेगी। डॉक्टर सूर्य प्रकाश, बहुत अच्छी जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे देश के कानूनी ढांचे में समयानुसार परिवर्तनों को समाहित करते नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के उपकुलपति प्रोफेसर एस सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।